हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। दुनिया के बहुत से जज्बाती मुसलमान तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान को ख़याली सल्तनत उस्मानिया के खलीफा के तौर पर देखते हैं, लेकिन खबर है कि वहाँ 14 मई को प्रेसिडेंट के ओहदे और पार्लियामेंट की 600 सीटों के लिए इलेक्शन होने वाले हैं, जिसमें एर्दोगान और उनकी पार्टी को सख्त मुश्किल का सामना है। आज हम इस एपिसोड में रजब तैयब एर्दोगान के ज़रिए तीसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए अवाम से किए जा रहे वादों की तफसील बताएंगे। लंदन के अखबार दी गार्जियन की वहाँ के अवामी मूड के बारे में रिपोर्ट भी आपके सामने पेश करेंगे और सऊदी अरब का अल अरेबिया अखबार क्या कह रहा है वो भी बताएंगे। अब तक की रिपोर्टों के मुताबिक एर्दोगान को इलेक्शन में सख्त मुकाबला है और वो इस बार इलेक्शन हार भी सकते हैं। आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। आप मीडिया स्टार वर्ल्ड को हर महीने कुछ मदद दे सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन एक्टिव है। आपकी मदद से हम बेहतर काम कर सकते हैं। तुर्की में जनरल इलेक्शन 14 मई को होने वाले हैं। वहाँ प्रेसिडेंट इलेक्शन 2 दौर की वोटिंग के जरिए किए जाते हैं। इसके साथ ही तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली यानी पार्लियामेंट के 600 मेंबर्स का इलेक्शन भी हो रहा है। वहाँ पिछला जनरल इलेक्शन 2018 में हुआ था। उस इलेक्शन को मुल्क के पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तब्दील करने के प्रोसेस की शुरुआत के तौर पर देखा गया था। इससे पहले 2017 में हुए कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम यानी संवैधानिक जनमत संग्रह में कम मार्जिन से वोटर्स ने इसको सपोर्ट किया था। उस इलेक्शन में रजब तैयब एर्दोगान की जीत हुई, जो 2014 से इस ओहदे पर काबिज हैं। इस बीच रजब तैयब एर्दोगान की हुक्मरान जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी ने जून 2014 में पहली बार ग्रैंड नेशनल असेंबली में मेजॉरिटी खो दी। इसलिए 2015 से इसे कानून पास करने के लिए अपने कोalition पार्टनर डेवलेट बहकेली की नेशनल मूवमेंट पार्टी MHP पर भरोसा करने पर मजबूर रहना पड़ा है। तुर्की के प्राइम मिनिस्टर का ओहदा 12 जुलाई 2018 को ख़त्म कर दिया गया है और उसके बाद आखिरी प्राइम मिनिस्टर बिनाली यिल्दिरिम ने ग्रैंड नेशनल असेंबली के स्पीकर का ओहदा संभाल लिया है। हालांकि अगले महीने मई 2023 में होने वाले रेगुलर इलेक्शन से पहले मिड टर्म इलेक्शन के बारे में अटकलें लगाई जा रही थीं, जिसे बहकेली ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि 2023 से पहले इलेक्शन नहीं होंगे। उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि AK पार्टी और MHP के बीच मौजूदा कोalition बरकरार रहेगा और एर्दोगान प्रेसिडेंट ओहदे के लिए उनके जॉइंट उम्मीदवार होंगे। 9 जून 2022 को एर्दोगान ने अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया था। 22 जनवरी 2023 को एर्दोगान ने ऐलान किया था कि वो 10 मार्च को मिड टर्म इलेक्शन शुरू करेंगे, जिससे इलेक्शन की तारीख 18 जून से पहले 14 मई तक आगे बढ़ जाएगी। हालांकि फरवरी 2023 में आए तबाहकारी ज़लज़ले के बाद वोटर्स में सरकार से नाराज़गी बढ़ी है। इसी महीने 11 अप्रैल को प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने रूलिंग जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी AKP का इलेक्शन मैनिफेस्टो यानी चुनाव घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए तुर्की को उस सतह तक लाने का वादा किया था जिसका वो हकदार है। तुर्की के बड़े अखबार डेली हुर्रियत के मुताबिक उन्होंने उस वक्त कहा था कि उम्मीद है कि आने वाले वक्त में हम अपने मुल्क को दुनिया में उस मुकाम पर लाएंगे जिसका वो हकदार है। इस तरह हमारे पास अपने भूगोल और सभ्यता यानी जियोग्राफी और कल्चर की 2 सदियों पुरानी उदासी को सदियों तक चलने वाली खुशहाली में बदलने की कोशिश होगी। उन्होंने नए शहरी कॉन्स्टिट्यूशन के वादे को पूरा करने के लिए काम करना जारी रखने का वादा किया, जिसे वे तुर्की की सदी की कुंजी के तौर पर देखते हैं। एर्दोगान ने कहा कि उनकी पार्टी तुर्की नेशनल डिजास्टर शील्ड मॉडल के साथ सभी 81 सूबों को इमरजेंसी मैनेजमेंट के शहरों में बदल देगी। एर्दोगान ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि मुकम्मल जोखिम के इंतज़ाम के साथ हम न सिर्फ ज़लज़ले के खिलाफ बल्कि सभी तरह की इमरजेंसी और ख़तरों के खिलाफ मुल्क को सभी तरह से तैयार करेंगे। उन्होंने दवा और मेडिकल के मैदान में तुर्की की तरक्की और पैदावार की सलाहियत बढ़ाने और डिफेंस इंडस्ट्री में बराबर कामयाबी हासिल करने का भी वादा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की सबसे बड़ी कामयाबियों में से मुल्क के लिए महफूज माहौल मुहैया करना है जहां हर शहरी अमन के साथ रहता है। उन्होंने कहा था कि ऐसे वक्त में जब दुनिया और हमारा इलाका जिन
चैलेंजेस से गुजर रहा है, हम ये यकीनी बनाएंगे कि ऐसी कोशिश की जाए जिससे तुर्की अमन और सिक्योरिटी के एक आइलैंड यानी जजीरे के तौर पर तरक्की के रास्ते पर चलता रहे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम अपनी इंसान दोस्त और ईमानदार फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाना जारी रखेंगे, जिसे हम स्टेबिलिटी, बैलेंस और तरक्की के साथ कारोबार बाअसर और रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से दुनिया के लिए मॉडल के तौर पर पेश कर सकेंगे। अर्दगान ने पिछले 5 वर्षों के तजर्बात और बदलती ज़रूरतों के मुताबिक प्रेसिडेंशियल सरकार सिस्टम बहाल करने और इसे इस तरह से आगे बढ़ाने का वादा किया है जो तुर्की की सदी के मकसद को हासिल करने में मददगार हो सके। उन्होंने कहा कि उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, जिसे तुर्की की ज़बान के एब्रीविएशन में AK पार्टी कहा जाता है, उन सुधारों को जारी रखेगी जो कानून की हुकूमत को बिना किसी रुकावट के मजबूत करेंगे और बड़े पैमाने पर कानून साज यानी पार्लियामेंट सिस्टम में सुधार के लिए आम राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऊंची सतह की डेमोक्रेसी लाने के लिए तब्दीली वाले सुधारों और महफूज सुधारों के बारे में गुजरते हुए बाकी सुधारों की तरफ बढ़ेंगे। आइए अब ये समझ लेते हैं कि गैर मुल्की मीडिया रजब तैयब अर्दगान के इलेक्शन के बारे में क्या कुछ कह रहा है। वक्त की कमी की वजह से हम सिर्फ 2 गैर मुल्की अखबारों, लंदन से दी गार्जियन और सऊदी अरब के अखबार अल अरेबिया की राय आप तक पहुंचा रहे हैं, ताकि आप काफ़ी हद तक समझ सकें कि तुर्की में आने वाले इलेक्शन से क्या उम्मीद की जा सकती है। दी गार्जियन ने हाल ही में 16 अप्रैल को इस बात पर चर्चा की है कि क्या ये इलेक्शन आखिरकार रजब तैयब अर्दगान के सियासी कैरियर को ख़त्म कर देंगे। शुरू में अखबार ने लिखा है कि मई में प्रेसिडेंट रजब तैयब अर्दगान और उनकी AKP को गिराना अब नामुमकिन नहीं है, लेकिन राजधानी अंकारा में वोटर काफ़ी बैलेंस नज़र आ रहे हैं। अंकारा के बाहरी इलाके में एक चुनावी ज़िले में 2 नौजवान वोटर एक मिठाई की दुकान में आने वाले इलेक्शन के बारे में आपस में बहस कर रहे हैं। एक 23 बरस का दुबला पतला लड़का इफ्लाह ओलुक्लू ने तुर्की के प्रेसिडेंट के कुछ सपोर्टर्स की बेइज्जती करने की वजह से अपने दोस्त कान को डांटा। दोनों दोस्त अपने सियासी नज़रिए में अलग हैं। ओलुक्लू ने खुद को एक नेशनलिस्ट के तौर पर बताते हुए कहा कि वो 14 मई को सख्त मुकाबले वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में रजब तैयब अर्दगान को सपोर्ट करना चाहते हैं। उसका कहना है कि अर्दगान तुर्की में हमारे लिए बाप जैसे हैं। वो 20 साल से मुल्क चला रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें लीडर के तौर पर हटाना नामुमकिन है, लेकिन ख़ास तौर से इस अपोजिशन के दरमियान ऐसा कोई लीडर नहीं है जो उनकी जगह ले सके। जबकि उनके दोस्त कान ख़ास तौर से अपोजिशन रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP के लंबी मुद्दत से सपोर्टर हैं। उन्होंने अपना सरनेम बताने से इनकार कर दिया, लेकिन वे चुपचाप इख्तलाफ जाहिर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में अच्छी तरह से सरकार काम कर रही है और मैं चाहता हूं कि आवाम की आवाज़ हुकूमत में बैठे लोगों में सुनी जाए। मुझे हकीकत में लगता है कि ये अर्दगान के लिए आखिर हो सकता है। उन्होंने एहतियात के साथ आगे कहा कि या कम से कम मैं ऐसी उम्मीद कर सकता हूँ। आपको बता दूँ कि अक्सर अरब और मिडिल ईस्ट के मुल्कों में सरनेम से किसी की पहचान करना काफ़ी आसान हो जाता है और सरकारों से खौफ की वजह से वो अपने सरनेम नहीं बता पाते। जब कोई सरकार से अलग राय रखता है तो वो अपनी सिक्योरिटी की वजह से अपना सरनेम जाहिर नहीं करता। दी गार्जियन ने आगे कहा है कि हुकूमत में 2 दहाइयों तक रहने के बाद अर्दगान एक ठोस चुनौती का सामना कर रहे हैं। सर्वे से पता चलता है कि उनके सबसे ख़ास मुखालिफ केमल किलिचदारोग्लू, जो एक साबिक अकाउंटेंट और लंबी मुद्दत से नौकरशाह हैं, को थोड़ी बढ़त हासिल है। ये इलेक्शन तुर्की की आवाम को बहुत कम चॉइस देता है, जिसमें एक तरफ अर्दगान के दोबारा चुने जाने से एक ही शख्स की हुकूमत बनने का डर है और दूसरी तरफ उनके मुखालिफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ख़त्म करके पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी वापस लाने का वादा कर रहे हैं। तुर्की की अपोजिशन केमल
किलिकडारोग्लू की लीडरशिप में एक 6 पार्टियों का कोalition है जो अर्दगान को हुकूमत से हटाने के खास मकसद से इकट्ठे हुए हैं। उनका मानना है कि मुल्क के सामने मौजूदा प्रॉब्लम्स को देखते हुए उनकी जीत आसान होनी चाहिए। मुल्क में गहरा फाइनेंशियल क्राइसिस और फरवरी में आए 2 खतरनाक ज़लज़लों के मौके पर सरकार की तरफ से अवाम को मिलने वाली मदद में कमी की शिकायत ने अर्दगान और उनकी जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी की 20 साल की हुकूमत के आखिर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के साथ होने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन हार सकते हैं। गार्जियन ने आगे लिखा है कि केमल किलिकडारोग्लू के एक कट्टर सपोर्टर ओनरसल एडिगुज़ेल ने अपने लीडर की किसानों और जवानों से मुलाकातों की शानदार पोस्टरों से सजाए हुए इलेक्शन कैंपेन ऑफिस में बोलते हुए कहा कि रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी CHP पेंशनरों और किनारे पर बैठे वोटर्स की मदद से जीत हासिल करेगी। उन्होंने कहा कि पर्सनल तौर पर मेरा मानना है कि पार्लियामेंट की वोट के मुकाबले में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीतना हमारे लिए आसान होगा। उन्होंने कहा कि 2 साल पहले किलिकडारोग्लू को अर्दगान के लिए एक मजबूत मुखालिफ नहीं माना जाता था और अब वो इलेक्शन में आगे चल रहे हैं, लेकिन सबसे बढ़कर वो एक ऐसे शख्स हैं जो तुर्की में अमन बहाल कर सकते हैं और वो अर्दगान जैसी पोलराइजेशन वाली ज़बान का इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसी बीच तुर्की के इलेक्शन के सिलसिले में सऊदी अरब के अल अरेबिया अखबार के तुका खालिद ने लिखा है कि अर्दगान ने सियासी ज़िंदगी में हर इलेक्शन जीता है और 2 दहाइयों तक तुर्की की सियासत पर हावी रहे हैं और इस वक्त मुल्क की हालिया तारीख में वे किसी भी लीडर के मुकाबले में ज़्यादा ताकतवर हैं। इस बार अर्दगान को अब तक के सबसे मुश्किल इलेक्शन का सामना है, एक ऐसा इलेक्शन जो उनके प्रेसिडेंट के तौर पर तीसरी बार चुने जाने के सपने को चकनाचूर कर सकता है और 2 दहाइयों से ज़्यादा के उनके ज़ोरदार नेशनल सियासी कैरियर को ख़त्म कर सकता है। अगर उनके पास रास्ता होता तो वो अपनी आखिरी सांस तक अपनी इमेज के साइज़ के मुताबिक अपने ही जदीद ज़माने की सल्तनत उस्मानिया की सदारत करने वाले सुल्तान बन जाते। तुका खालिद का कहना है कि हालांकि सुल्तान लफ्ज़ का इस्तेमाल एक सादा सी बात लग सकती है, जबकि दुनिया भर के सियासी एक्सपर्ट्स और लीडर्स ने बार बार इसका इस्तेमाल उनके ज़रिए मुल्क की इंस्टीट्यूशंस की आज़ादी को जिस तरह मिटाया गया है उसकी वजह से अर्दगान के डिक्टेटर मिजाज को बताने के लिए किया है। जर्मन सियासतदान केम ओज़देमिर ने एक बार कहा था कि अर्दगान एक मॉडर्न सुल्तान बनना चाहते हैं, वो ज़िंदगी भर तुर्की पर ताकत के ज़ोर पर हुकूमत करना चाहते हैं। इसी तरह तुर्की और कुर्द इलाकों पर ध्यान फोकस रखने वाले अमरीकी पॉलिटिकल एक्सपर्ट मैक्स हॉफमैन का कहना है कि अर्दगान के तानाशाही की तरफ झुकाव ने उन्हें सुल्तान कहने के लिए मजबूर किया है, एक ऐसा डिक्टेटर जो तुर्की की सियासत, समाज और इकोनॉमी पर अपने बढ़ते कंट्रोल की बात करता है। अल अरेबिया का कहना है कि 2016 में नाकाम तख्ता पलट की कोशिश के बाद से अर्दगान की सरगर्मियों को देखते हुए कई एक्सपर्ट्स और वेस्टर्न सरकारों ने ताकत के एक जगह इकट्ठा होने के तौर पर देखा जाता है और डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्रेसिडेंट के मुकाबले में एक ट्रेडिशनल बादशाह जैसे बर्ताव के ज़्यादा नज़दीक देखा है। एक्सपर्ट्स और लीडर्स सुल्तान लफ्ज़ का इस्तेमाल अर्दगान के ज़रिए ताकत के इकट्ठा करने और डेमोक्रेटिक उसूलों और इंस्टीट्यूशंस की मुखालिफत की वजह से करते हैं। पिछले कुछ बरसों में उन्होंने जितनी ताकत हासिल की है उसके बावजूद अर्दगान को आने वाले प्रेसिडेंट इलेक्शन में मुश्किल लड़ाई का सामना है। इस इलेक्शन से पहले के हालात को देखते हुए कहा जा सकता है कि उनके लिए एक और बार प्रेसिडेंट बनने के चांसेस नहीं हैं। आपको बता दूं कि रजब तैयब अर्दगान की पैदाइश 26 फरवरी 1954 को हुई थी। वे 2014 से तुर्की के 12वें प्रेसिडेंट हैं। वे 2003 से 2014 तक तुर्की के प्राइम मिनिस्टर और 1994 से 1998 तक इस्तांबुल के मेयर के ओहदे पर रहे थे। तुर्की में इलेक्शन ऐसे वक्त में हो रहे हैं जबकि लोग महंगाई और जलजले में सरकार की तरफ से मदद दिए जाने में नाकामी की शिकायत कर रहे हैं। अब देखना है कि क्या दुनिया भर में अर्दगान को चाहने वालों की उम्मीद के मुताबिक नतीजे आएंगे। अर्दगान ने दुनिया भर में अपने चाहने वालों की तादाद बढ़ाने के लिए मीडिया का खूब इस्तेमाल किया है। अर्तुगरुल गाजी सीरियल को मुख्तलिफ ज़बानों में आवाम के दरमियान पहुँचाकर एक ख्याली उस्मानिया सल्तनत की बहाली का ख्वाब दिखाया है। जिस
तरह से हमारे मुल्क में जज्बाती मुस्लिम नौजवान असदुद्दीन ओवैसी को लीडर मानते हैं, चाहे वो बीजेपी के फ़ायदे के लिए काम करते हों, इसी तरह से रजब तैयब अर्दगान के जज्बाती सपोर्टर अंधभक्त ये समझने के लिए तैयार नहीं होते कि वो किस तरह से मुल्क के अंदर नाकाम हैं और इलाके में इजराइल और अमेरिका के एजेंट के तौर पर काम करते रहे हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो आज जिस हद तक सीरिया और इराक तबाह हुए हैं, ऐसा ना हुआ होता। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।